हिमालय में चले जाता था, रहता था, कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई मोबाइल वगैरह कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बिल्कुल नेचर के साथ, प्रकृति के साथ आप एक हो जाते थे। तो उस समय जो अनुभव होता था, मैं अनुभव और उस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तानी शैली है, हमारा इंडिया का जो फिलोसॉफी है, ये भाव पे चल रहा है जी, तत्व के ऊपर। जी, यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न को देखते हैं किसी जगह, तो वो ज्यादा मटेरियल के ऊपर जाता है। जी, तो मैं उसे भाव के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ, जो मेरा एक अलग आयाम, एक अलग डायमेंशन में जाकर काम कर रहा हूँ। जी, तो डायमेंशन में जैसे कि हम जब ये जो मटेरियल वर्ल्ड में हम अभी स्थूल अवस्था में है, जी, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, क्या ये सत्य है? अगर इसको हम सत्य मानते हैं तो किस आधार पे मानते हैं? जैसे कि हम मान लीजिए अभी आपसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, हम हर रोज एक दूसरे आयाम में चले जाते हैं। हाँ, लेकिन अनुभव कोई नहीं करता। जैसे आप सोने जाए, आपको नींद आ गई, आप एक दूसरा आयाम में चले गए, इस स्टेट से हटके एक अलग स्टेट में चले गए। उस स्टेट में जाने के बाद आपको ये जो अभी वर्तमान काल में जो अनुभव है, ये अनुभव का कोई आपके पास नहीं रहा, अब ये हट गया, खत्म हो जाता है। उस जगह पर आप एक नया शुरुआत हुआ है, नया चीज अनुभव होता है। यहाँ पर क्या करता है, आप एडिट कर सकते हैं, आप इरेज कर सकते हैं। उसको क्या करेंगे? आप सोने के बाद एडिट नहीं कर सकते। सपना आएगा तो आएगा, भले उसमें देखोगे आप छाती के ऊपर भूत बैठ के आपको गला दबा रहा है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आप जो नहीं चाहते हो वो भी आ सकता है। हाँ, कहाँ पहुँच सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ है, वो यहीं से कहाँ निकल के आपके पास आ गया। उस आयाम में जाने के बाद अलग हो। उसी तरह एक और आयाम जिसको मेडिटेटिव स्टेट कहते हैं। मेडिटेशन, आंख बंद करके बैठ के आओ भाई तुम्हें मेडिटेशन सिखा देंगे, मैं इस चीज को नहीं मानता। जब तक इंसान मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जाएगा, उस आयाम में नहीं जाएगा, उस जगह पर जाके उसको उस सफर में नहीं गुजरेगा, तब तक उसका अनुभव नहीं करेगा। मैं एक ही चीज कहता हूँ, वट एवर यू एक्सपीरियंस यू एक्सप्रेस। जो आपका अनुभव है आप उसी को व्यक्त करो, वही व्यक्त कर सकते हैं। तो उस आयाम को अगर आप जिएंगे, जीने के बाद ही आप उस आयाम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। कोई इमेज अंदर तभी बनेगा जो आप डोंट थिंक कि मैं आंख बंद कर लिया, आंख बंद करके यहाँ रोशनी देख रहा हूँ, यहाँ उजाला देख रहा हूँ, भाई बत्ती जल गया, मैं ध्यान में बैठा हूँ, सांस बंद हो गया, ये और नहीं जी, नहीं। आप वहां पहुंच गए तो आपका हर पल, चाल चलन, हर चीज, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। आप एक अलग ही दुनिया में जियो और वो आपका हर पल दिखेगा। आपको परिचय नहीं देना पड़ेगा कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं मोहर लगाऊं। आर्टिस्ट से बड़ा बिल्कुल सही कह रहे हैं, भी बोले हैं कि गॉड के बाद अगर कोई है तो कलाकार, कलाकार इज नेक्स्ट टू गॉड। क्योंकि कलाकार जो चीज करता है उसमें कोई उसका एक एक्सपेक्टेशन नहीं, चेतन और चेतन मन के बीच में पहुंच जाता है वो, उसका एक्सपेक्टेशन नहीं। जैसे हिमालय में साधु घूमते हैं, बहुत पीर फकीर इधर उधर घूमते हैं, इनका क्या है, जैसे हर धर्म में, हर धर्म में है, और मैं धर्म और ये इस चीज को नहीं मानता, सीधा स्पिरिचुअल जो सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, सबसे बड़ी ताकत इंसान है। इंसान के बाद हम क्या है? मैं क्या है? ये कपड़ा मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये शरीर मेरा है, सिर मेरा है, दिमाग मेरा है, दिल मेरा है, सब कुछ मेरा है। एवरीथिंग इज माइन, देन वेयर इज आई? मैं कहाँ? तो यहाँ धर्म वगैरह में जो ये करता है उसको नहीं मान के मैं एक अलग स्टेज में ऊपर जाके दिखता हूँ कि इंसान, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, इसका भी एक अपना इंडिविजुअलिज्म है, मेरा भी एक अपना इंडिविजुअल। और आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो क्रिएटिविटी में जाने के बाद उसका आनंद लेता है। उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता। आप किसी फकीर साधु वगैरह से पूछो, क्या कोई बोलता है कि मुझे स्वर्ग प्राप्त करना है, कोई बोलता है 72 हुरों के पास जाना है। एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आर्टिस्ट का नहीं रहता, एक्सपेक्टेशन नहीं है। आर्टिस्ट आनंद ले रहा है, आनंद है। अगर वो एक्सपेक्टेशन रख कर काम कर रहा है तो अभी बहुत पीछे है वो, अभी वो पहुंच नहीं पाया।
नहीं सोचा। हम जो भी करते हैं रंगों से खेल रहे हैं। हाँ। कोई गाना गाता है तो अपने स्वरों से खेलता है, कोई बजा रहा है तो अपना ताल के साथ रिदम वो के साथ अकेले भी खेल भरा रहा है। हुआ है, वो उसको नाच किसी रहा की है, जरूरत वो नहीं है, कोई नाच सुने ना नाच सुने। में डांस करते करते विभोर हो जाता है, तो वो तुरिया अवस्था में पहुंच जाता है। काम करते करते वो अवस्था आ जाता है, तब आपको ना भूख लगेगी ना चिंता लगेगी। तो उस जैसे मैं बताया जागृत अवस्था में जो मैं था, सोने के बाद एक आयाम में चले गए, मेडिटेटिव स्टेट। तो ये स्टेट को पाने के लिए मैं फिजिकली पहाड़ और हिमालय दिखा के फिजिकली वो चीज नहीं, वो तो दुनिया देख रही है, आप महसूस जो कर रहे हैं। हाँ, जो आप अंदर वहाँ जाके जो अंदर अंतर्दृष्टि में आपके हार्ट में जो दिखा, दिल से जो दिखा, तो वो चीज को लेके जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप जैसे मानते कि जो हम देख रहे हो सके, बोलते ना कि यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। निकोलस रोरिक एक चित्रकार थे, उन्होंने बहुत हिमालय का स्टडी किया और उन्होंने वहाँ मनाली में, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली कहाँ एक जगह उन्होंने बनाया, उरस्वती करके। हाँ, नागर में उरस्वती बड़ा बनाया इंटरनेशनल गढ़ है, मैं तो अक्सर जाता हूं। हाँ, नहीं वो जगह तो स्वर्ग है। मैं तो गांव में रहता हूँ। अच्छा। मनाली शहर में नहीं, मेरा फ्रेंड जो ट्रैकिंग कराता है, उसके घर में ऊपर गांव में, वहाँ से 10 किलोमीटर। आपके अनुसार ले जाते होंगे कि आपको तो जानना ही ऐसे ही वहाँ से। तो मैं उनके घर में रहता हूँ, लकड़ी का घर है, नीचे बकरी है, बकरी का बच्चा। रोरिक जी ने बहुत पेंटिंग बनाए हिमालय पर, लेकिन जो आप जो कह रहे हैं ना, उन्होंने उसकी फिलॉसफी दूसरे तरीके से, वो लोगों को बताने के लिए सहज भाषा का चयन किया था। उनका भी था, उन्होंने वो कविता में रखी है, उन्होंने कविता में वो बात रखी, लेकिन जो पेंटिंग्स में रखी वो विजुअलाइजेशन में रखा, सरल भाषा में। एक पहाड़ है, एक मूर्ति, मतलब बिल्कुल हार्ट में, पहाड़ के हार्ट में एक छोटा सा वो क्या बनाते ना, छोटा सा एक छेद कर दिया है, एक मकान मंदिर टाइप का, उसमें एक छोटी सी मूर्ति रखी है। तो जो आत्मा का निवास है वो पहाड़ के बीच में, वो बाहर वालों को समझाना चाह रहा है। रोरिक ने प्रेजेंट किया ये से, क्योंकि समझे लोग, लेकिन आपने उन्होंने महसूस किया होगा तभी ये सब चीज, पर वो इस बात का ध्यान रखते थे कि लोगों के समझ में आ जाए। मैं आप ये ध्यान नहीं रखे, आप तो डीपली अब तो खेल रहे हैं ना, आप तो खो रहे हैं बिल्कुल। मैं तो खुद को मतलब ये डिफरेंस है आपके और उनमें, बोलते ना आप गोते लगा रहे हैं। आप पहुंच गए दो बिन हुए ना, मतलब दो में वो चीज नहीं मिलता है, वो है तो मैं नहीं, मैं है तो वो नहीं। सही कह रहे हैं। तो जब वहां घुस जाते हैं तो उसमें मैं और खत्म हो जाता कोई है, फर्क नहीं रहता। बिल्कुल उसके प्रेम में सब कुछ ये हो जाता है। जैसे मैं देखता हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं दूर का चीज छोटा दिखता है, छोटा है नहीं, दिखता है, आसमान जमीन मिलते हुए दिखता है क्षितिज, लेकिन मिलता नहीं, रियल है, दिखता है। दैट मीन्स वो एक हमारा इल्यूजन है, जिसको हम पर्सपेक्टिव, दृष्टिक्रम, दृष्टिभ्रम, हाँ ये कहते हैं। रेलवे लाइन को हम देखते हैं ऐसे जाके क्यों कौन बनता है, जब है नहीं तो दिखता है, तो इट इज एन इल्यूजन। अब उस रेलवे ट्रैक को हमें सच देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना आयाम बदलना पड़ेगा। जब हम ऊपर से देखेंगे रेलवे ट्रैक हमें सीधा दिखेगा। उसको क्या कहते हैं, ऊपर से देखने को उसको कहते हैं बर्ड आई व्यू, मैं उसको कहता हूँ थर्ड आई व्यू। तीसरी आंख, जब अपना आयाम आप चेंज कर लेते हो तब आपकी तीसरी आंख खुल गई। अच्छा, फिजिकली वर्ल्ड से उठ के आप अलग आयाम में चले गए, तो बर्ड आई तो फिजिकली हो गया। अच्छा, बट आपने अपना आयाम चेंज कर लिया, अपने अपना डायमेंशन चेंज किया, तब आपका तीसरी आंख खुली। तीसरी आंख यहाँ से फट के थोड़ी ना खुले। आपको बोलते हैं ना, जहां तक दृष्टि वहीं तक सृष्टि। आपका व्यू, आपका नजरिए, नजर नहीं, नजरिए जहां तक है, आपका विजन जहां तक है। व्यू अलग चीज होता है, नजर अलग चीज होता है, विजन अलग चीज होता है, और नजरिए अलग होता है। यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स। अब बंधे हुए, हमारा समाज बंधा हुआ है, बहुत चीजों से ब्लॉक है, हम वहीं तक सोच सकते हैं। कई चीजों में तो भ्रमित है वो, बहुत चीजों में मतलब अभी उसको पता ही नहीं, अपना भी नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं। बच्चों को क्या सिखाया जाता है, ब्रिंगिंग हमारा वैसे ही होता है। स्टार्टिंग से हमें वही सिखाया जाता है। स्कूल में हमें
मजबूरन हमें वो सिखाना पड़ता है। कोल्टे जी ने अभी एक बात कही थी, प्रभाकर कोल्टे जी ने बात कही थी कि हमें स्कूल से सिलेबस वाला एकदम हटा ही देना चाहिए, लड़कों को पूरी तरह से आज़ादी दे दो। बिल्कुल, जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मैं इतने सालों से स्कूल में जॉब किया, बच्चों को मैं पढ़ाया, मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाया। आर्ट सिखाने की चीज़ है क्या? सिखाने की चीज़ नहीं है। देखिए, आर्ट नहीं है, हर इंसान में क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी ये बात तो है। ऐसे गलत रखा जाएगा तो आप खुद बोल देंगे जिसको कला के बारे में नहीं मालूम कि भाई चप्पल सीधे रख दो। सौंदर्य बोध सबके अंदर, सब में है। सौंदर्य मैं भी महसूस करता हूँ मैं, चाहे एक रिक्शा वाला हो या एक IAS ऑफिसर हो, चाहे मिनिस्टर हो, सबके अंदर सौंदर्य बोध 100%। आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हो या कब उसको समय अनुसार या समय सापेक्ष अपने उसमें समय कैसे देके निकालते हो? एक बच्चा पैदा होने के बाद माँ बाप का सपना क्या होता है कि बच्चा को हम अपनी तरह बनाएंगे, अपनी तरह बनाएंगे। ठीक है। माँ बच्चे को घर में पढ़ा रही है ABCD, बच्चा लिख रहा है, सबसे पहली टीचर तो वही है। उसको पता नहीं रहता है, फॉर्म में इधर उधर A को ऐसे उधर भाग जाता है, B इधर भाग जाता है। उसके बाद माँ जबरदस्ती पकड़ के ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, बच्चा सीखता है। उसके बाद माँ बोलती है अच्छा चलो बहुत पढ़ लिया, अब ड्राइंग कराते। माँ क्या किए, 2 समोसे टाइप का बना दिए, उसके बीच से एक गोल बना दिए और उसमें ऐसे 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 लकीर खींच दिए, 2 लाइन खींच दिए, आर की तरह ऐसे चिड़िया बना दिया, हो गया पहाड़ और नदी। और डिफाइन भी करता है वो, मतलब आपको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। और बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो टीचर भी यही चीज सिखाता है, वो भी कि 2 समोसा बना दिए, हाँ 2 त्रिकोण और उसके पीछे गोल बना दिया, बेलन बना दिया कुछ। अब हर बच्चे को ये चीज दिमाग में किसने डाला? हम ही डाला। और क्या, माँ ने डाला। उसके बाद जब वो छोटा स्कूल में मोंटेसरी KG में गया, तब वहाँ टीचर भी वही चीज दिखाया। बच्चों को फ्री नहीं छोड़ा, बच्चों को खेलने दो ना, रंग दे दो, रंग दे दो अपने मन से। अच्छा, जो तो दीवार भी रंग देते हैं बच्चे, तो अपना चेहरा रंगे, अपने आप को रंगे, अपने के हिसाब से बनाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? बल्कि ये बात कहा गया है कि अगर पिकासो भी शायद इस बात को कहते थे कि अगर छोटा बच्चा जो है ना वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है। मैं बच्चों से सबसे पहले प्रश्न करता हूँ, प्योरिटी होता है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए एक तो होता है स्किल, वो तो मेहनत करोगे, वो तो रियाज की बात है, ये तो रियाज से स्किल आएगा। के बारे में बच्चों को मैं सबसे पहले जाकर क्लास में पूछता हूँ 2 और 2 कितना होता है, तो बच्चे फट से बोलेंगे 4। बच्चे क्यों? बच्चे के पेरेंट्स भी बोलेंगे 4। मैंने 2 + 2 नहीं बोला, मैंने बोला 2 और 2, 2 और 2 22 भी हो सकता है, और 2 में से 2 घटा दो तो 0 भी हो सकता है, और 2 और 2 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप व्हाई यू आर बाउंड टू थिंक विद इन दैट बॉक्स। जी, आप वही सोच रहे हो जो आपको रेक्टिफाई कराया, आपको सिलेबस में जो लिखाया गया, फलाना ने सिलेबस लिख के आपके दिमाग में मार दिया कि 2 और 2 4 होगा। ये उससे बाहर निकलो। मेरा आसमान इतना बड़ा है, मैं इसी में सोचूंगा। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर का छोटा सा कहानी मुझे याद आ गई। रविंद्रनाथ टैगोर जमींदार बेटे थे, बहुत तो अच्छे परिवार से थे। बंगाल में एक समय क्या होता था, जमींदार लोग अपना कोई शिकार खेलता था, कोई कुछ करता था, गंगा में घूमता था, अपना बजरा करके बड़ा नाव होता था, उसमें रहते थे, हाउस बोट टाइप। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या है, उसमें घूम रहे थे, घूमते शाम के समय उन्होंने लैंप जल रहा है, खाना खा लिए, उसके बाद लैंप जल रहा है, लालटेन जल रहा है और किताब पढ़ रहे हैं, क्या सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र पढ़ते उनको थोड़ा सा नींद आने लगा, तो उन्होंने किताब बंद किया और लालटेन बंद कर, लालटेन को बुझा दिया। जैसे लालटेन बुझा दिया, आनंद से विभोर हो गए, खुशी से पागल हो गए। बोलते इस किताब के अंदर मैं खोज रहा हूँ सौंदर्य शास्त्र, चांदी रात है, चांद का रोशनी झांकता हुआ बजरा के अंदर पड़ रहा है, नदी में थिरकता हुआ चांदी की तरह चारों तरफ फैला हुआ है चांदी, और इस सौंदर्य को मैं किताब में ढूंढ रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में एक कवि जगदीश गुप्त हुआ करते हैं, चित्रकारी भी करते थे, जगदीश गुप्त। वो एक कविता सुनाए थे मुझे, दी है पुस्तक, उन्होंने गिफ्ट की है, कि सांझ करके। आपके इससे वो दृश्य आ रहा है, उसमें 4 लाइन है कि शशि को पुतली में भरकर, शशि चंद्रमा को पुतली में भरकर, जब से मैंने दृगमीचे बंद किया, कितने सागर लहराए भीगी पलकों के नीचे।
क्या बात। शशि को पुतली में भरकर जब से मैंने दृग्मीचे, कितने सागर लहराए भीगी पलकों के नीचे। ये 4 लाइन में सुंदर शास्त्र देखिए, और वो भी करुणा भी है, मतलब द्रवित है। ब्यूटी। और दूसरा एक और पंक्ति याद आ रहा है दादा, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, उनकी एक पंक्ति और आ रहा है कि 100 बार समय सागर में लय होंगे सांझ सवेरे, 100 बार समय सागर में लय होंगे सांझ सवेरे, तुम गिन न सकोगे फिर भी धड़कने हृदय की मेरे। ये जीवन का मतलब, आप कितने लोग जिएंगे, मरते जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम धड़कन की भाषा को पढ़ नहीं पाओगे, मतलब कितना सुबह शाम बीतता जाएगा। उस शरीर के आयाम से बाहर की बात है जी। क्योंकि हम जो मैं बोला ना, तो वो कवि भी है, चित्रकार भी है। और मैं बोला कि जैसे सारे उन्होंने सुधीर रंजन खासगीर का एग्जीबिशन पहली बार उन्होंने शो किया था, उन्होंने क्यूरेट किया था। सुधीर रंजन लखनऊ में कलाध्यापक रहे, खासगीर जी कलकत्ता के ही थे। और राधा कमल मुखर्जी जी, जिन्होंने नेशनल में यहाँ पे ललित कला अकेडमी में काफ़ी कुछ दान किया अपना, यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी जी के बहुत करीबी थे वो, मतलब वो बहुत मानते थे उनको, जगदीश गुप्ता जी को। और उन्होंने प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला का इतिहास एक ग्रंथ लिखा है। वाकणकर जी उनके मित्र थे, जिन्होंने भीमबेटका खोजा था। हाँ, वो दोनों लोग साथ में काम करते थे काफ़ी। और वाकणकर जी ने भीमबेटका खोजा करीब 12 साल की मेहनत में। और जगदीश गुप्ता जी ने क्या किया था, मिर्ज़ापुर एक उत्तर प्रदेश में, वहाँ विंडम फॉल एक जगह है, उसकी खोज की जगदीश गुप्ता जी ने। और बड़े उनकी बहुत तो रचना है। पढ़ाते हैं हम भीमबेटका के बारे में। हाँ आता है वो तो। हाँ। तो वही है कि भाई कि हम अपने आप को बस एक स्कूल बॉक्स में नहीं रखना चाहिए, मतलब बच्चों को एक सिलेबस दे के। जगदीश गुप्ता जी भी मुझे हमेशा कहे कि श्रम नहीं रचना प्रमुख है। एक बात कहते थे कि श्रम आप कितना भी कर लोगे वो बात नहीं, श्रम तो आप जब रचना आएगी तो सवार होगी तो श्रम करा लेगी आप। श्रम अपने आप हो जाएगा। हाँ। श्रम चाहिए, अपने हाथ में स्किल वही है। वो देखिए, वो तो चाहिए कि आपको अगर एक बोरा भी उठाना है तो जो टेक्निकल तरीके से उठा लेता है, बड़ा बोरा खुली, वो आप हम नहीं उठा पाएंगे। तो वो एक कुछ टेक्निक का सहारा लेता है, वो कुछ हाथ का उसके कौशल होता है। तो वो श्रम के लिए कुछ तो सीखना पड़ता है। कौशल आपका जो सृजन है उसको इजी कर देता है। हाँ आप जो भाई, अब खाना भी बनाते हैं तो आपको लगता है कि हम एक चम्मच के सहारा लेके हम कितना अच्छा से उसको सर्व कर लें और तल लें, अच्छे से उसको फ्राई कर लें, पलट लें। मेरा क्या है, मैं कबीर साहब को बहुत ज़्यादा, अरे क्या प्रासंगिक है, हर बात आज भी प्रासंगिक है। दूसरा बात है, मैं बंगाली होने के कारण बंगाली समझता हूँ, इस कारण से मैं बाउल तो बहुत अच्छा, बाउल और खासकर ललन फकीर का, बांग्लादेश के जो ललन फकीर था, ललन फकीर का जो आप सुनेंगे, उनका जो भाव, उनका तत्व, मुझे तो बाउल का बेस ही बहुत पसंद है। वो जो बजाते हैं तारा, वो क्या बजाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उनकी बोल में मिठास जो है, वो तो तत्व के ऊपर सारा है, तत्व के ऊपर, भाव तत्व के ऊपर, तत्व को जो समझ गया ना, निर्गुण, वो तो अलग चीज है। तत्व समझना इतना सहज नहीं। कल मेरे को कपिल ने एक सुनाया था, कपिल स्कल्पचरिस्ट है ना, जो कपिल कपूर के यहाँ रुका हूँ मैं काफ़ी दिन से, मतलब मैं संडे से आ गया हूँ दिल्ली में। हाँ, तो कपिल के यहाँ ही मैं स्टे हूँ। तो कपिल ने मुझे रास्ते में जब गाड़ी लेके हम लोग घूमते हैं दिल्ली में, कभी अपने वहाँ ले जाते हैं वर्कशॉप पे छतरपुर, कभी किधर, तो वो बताते हैं, उन्होंने एक फोक सुनाया, चलो, बम 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 लहरी। ये उनके एक जंगम हरियाणा के एक है ना साधु, जो वो कुछ अलग तरह के शिव के हैं, वो पहनते हैं शिव का, वो कुछ सिर के ऊपर मोर जैसा, वो भी कलगी जैसा, अलग ही रूप रहता है उनका। और वो मांग करके जगह जगह वो करते हैं, भजन सुनाते जाते हैं। वो कैलाश खेर ने उसी को गाया है अलग तरीके से, लेकिन वो जो बेस है मेन उनका है, जंगम का। वो लोग यही करते हैं। तो शिव जी ने उनको जो दान दिया था कि तू मेरा भभूति ले जा, तू मेरे नीलकंठ का वो ले जा, उसके पे वो उसी तत्व का पूरा, हाँ, कान में मजीरा टाइप का, और अरे वीडियो में यूट्यूब में मिलेगा अभी। जंगम कहते हैं, जंगम कहते हैं हरियाणा के। इवन ऋषिकेश में देखे थे, अभी सुनिएगा, मैं देख लूंगी यूट्यूब पे। मैं इसमें एक ब्रेक करता हूँ ना, क्योंकि बहुत बड़ा